Hello, students. Today we are going to start chapter 10, Social Studies, Class 6, New NCRT. The name of the chapter is Grassroots Democracy, Part 1, Governance. So, the big questions. So, what are the big questions that we are going to find the answer of in this chapter? Let us see. किन किन सवालों के जवाब इस चैप्टर में हमें मिलेंगे वो हम देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस अर्थात शासन. शासन का क्या अर्थ है? व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यानी सरकार. क्यों हमें सरकार की ज़रूरत है? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र. लोकतंत्र का क्या अर्थ है? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? और इसका क्या महत्व है? इंट्रोडक्शन. Human beings have been living in communities for a long time. इंसान समूह में, समाज में काफ़ी लंबे समय से रहता आ रहा है. When a large number of people live together, there can be disagreements and disorder. और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे एक जगह रहते हैं तो हो सकता है किसी बात को लेके मतभेद हो. And rules become necessary to maintain order and harmony in the society. और जब मतभेद हो तो नियम, इस वजह से रूल्स अर्थात नियम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हार्मनी मेंटेन हो सके, शांति बरकरार रह सके समाज में. देर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलोज. और शायद आपके घरों में भी कुछ साधारण से रूल्स होते होंगे जो आप सबको फॉलो करने होते हैं. द स्कूल्स वेर यू स्टडी हैज़ रूल्स टू. और स्कूल में भी जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ में भी रूल्स होते होंगे. सम फॉर स्टूडेंट्स, अदर फॉर टीचर्स. स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स तो टीचर्स के लिए कुछ और. इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशंस मस्ट फॉलो सर्टन रूल्स. और जब ऊंचे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम्स में भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने डिजिटल घड़ी नहीं लाना, आपने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, एडमिट कार्ड कैरी करना है, आइडेंटिटी प्रूफ होना है एंड ऑल दैट. तो इस तरह से हर जगह रूल है. ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल. अगर ड्राइवर रोड पे ड्राइव कर रहा है तो उन्हें ट्रैफिक रूल्स ओबे करना होता है. पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय द एम्प्लॉयर. और यदि कोई जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर ने यानी जिन्होंने जो जॉब प्रोवाइड किया है उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो सबको फॉलो करना होता है. वाइल द एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स which they have committed to their employees. एंड जो एम्प्लॉयर्स है यानी जो मालिक है उसे भी रूल्स फॉलो करने होते हैं. जो उसने एम्प्लॉय को कमिट किया है, जो वादा किया है, वचन दिया है, वो पूरा करना होता है. हु मेक्स द रूल्स एंड वाई. तो ये सारे नियम कौन बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? हाउ आर दे मेड. कैसे बनाए जाते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड एंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नेंस. तो शासन का अर्थ क्या है? शासन का अर्थ है कि आप डिसीजंस ले, कोई फैसला आप लो, एंड किस तरह से समाज को आप एक साथ ऑर्गेनाइज करते हो, व्यवस्थित करते हो, और कैसे कुछ रूल्स बना के एंड ये एंश्योर करते हो, आप सुनिश्चित करते हो कि सभी उस रूल को फॉलो करें. तो यही कहलाता है शासन. द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड एंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट. और वो चंद लोग जो इस सिस्टम को बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं या और इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सभी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसे ही हम कहते हैं सरकार. Some of the more important rules are called laws. और जो नियम है, कुछ नियम है जो बहुत ही important होते हैं, उन्हें हम कानून कहते हैं. This does not mean that the rules and laws are set once and for all. तो ऐसा नहीं है कि कोई नियम बन गया, कोई कानून बन गया तो बस भाई इस और मन इसे बदला नहीं जा सकता, ये फाइनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Just as you might discuss a particular rule at home with your parents, or as a student body might ask the school or university management to change a rule, a citizen also have a say in the laws and rules governing the
society. We will see how this takes place. तो जिस तरह से घर में कोई रूल बना है, हो सकता है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो उस बारे में, या स्कूल में है कोई लॉ बना हुआ, कोई नियम बना, या यूनिवर्सिटी में, तो आप मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हैं। उसी तरह सिटीजन्स भी, नागरिक भी इन लॉज को, इन नियमों को, इन कानूनों को बदल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये कैसे होता है इस चैप्टर में हम जानेंगे। 3 organs of the government. All over the world, digital technologies have been transforming the way society function. तो यहाँ अभी बात हो रहा है सरकार के 3 अंगों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एंड उससे पहले क्या बताया जा रहा है कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारे सोसाइटी में। जो पहले होता था सारा फंक्शन बदल रहा है। इन इंडिया, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. तो आज से 30 साल पहले अगर बात करें, देखा जाए तो लोगों को अगर किसी अपने दूर के रिश्तेदार को पैसे भेजने होते थे कहीं दूर, तो उन्हें पहले जाके लाइन लगाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, और उसके बाद एक फॉर्म फिलअप करना होता था, और तब जाकर के वो भेज पाते थे पैसे। You have probably never heard that, sorry, कुछ छूट गया मेरे से. If they had to send a money to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft. और अगर बिजनेस पर्पस के लिए कहीं पैसा भेजना होता था तो उन्हें बैंक में जाना होता, तो वहाँ एक डिमांड ड्राफ्ट, एक फॉर्म होता था, वो भरना होता था, which would have to be sent by post, और बाद में उसे फिर पोस्ट से भेजा जाता था. You have probably never heard these terms, और आपने शायद इन सभी टर्म्स को कभी सुना भी नहीं होगा. मनी ऑर्डर क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, ये सब. क्योंकि बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग मनी इंस्टेंटली. क्योंकि आज हमारे पास में डिजिटल तरीका आ गया जिससे हम पैसे तुरंत भेज सकते हैं. However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desks, find digital ways of stealing people's money. तो जैसे हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, तो यहाँ भी डिजिटल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इज गुड, लेकिन इस वजह से बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ गए हैं. क्रिमिनल्स जो है अपने जहाँ बैठे वहीं बैठे बैठे लोगों के पैसों को स्टील कर ले रहे, चुरा ले रहे. दिस हैज़ लेड मेनी गवर्नमेंट्स टू पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कॉल्ड साइबर क्राइम. तो इन सब से लड़ने के लिए सरकारों ने समय समय पे बहुत सारे न्यू लॉज को पास किए हैं ताकि साइबर क्राइम और ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ सजा तय किया जा सके या कानून बनाया जा सके. Some of those criminals who believe in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skills to contribute to the society have been arrested and convicted in court. और ज़्यादातर जो पैसे चुराने वाले होते हैं ये सारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको कंप्यूटर्स की बहुत अच्छी जानकारी, नॉलेज होती है. तो ये अच्छे काम में कंट्रीब्यूट करने की जगह में लोगों का ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा वो रॉब कर लेते हैं, लूट लेते हैं. और ऐसे लोगों को अभी तक काफ़ी ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है और उन्हें कन्विक्ट भी, सजा भी मिली है कोर्ट से. दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर्स. तो सजा के रूप में उन्हें या तो जेल भेजा गया है या उनसे फाइन लिया गया है या दोनों. थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ 3 branches of और ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट वर्क टुगेदर. तो इस एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि कैसे ये 3 ब्रांच, सरकार की ये 3 ब्रांच कैसे एक साथ काम करती है. तो लेट अस सी फर्स्ट कि व्हाट आर द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट या 3 ऑर्गन्स, 3 अंग क्या है. नंबर 1, द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज या लेजिस्लेट्स भी जिसे बोलते हैं. समटाइम्स it also updates or removes existing laws. This is done by an assembly of representatives of the people. We will soon see how the Indian system works. तो पहला organ of the government is legislature. And what is the function of legislature? It's to make new laws. उनका काम है नए कानून बनाना या अपडेट करना पुराने कानून को या रिमूव करना पुराने कानून को.
सॉरी। और ये कौन करते हैं? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, जिन्हें हम चुन के असेंबली तक भेजते हैं, एंड इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Second organ is the executive. The executive is the organ that implements the laws. Executive वो अंग है जो इन कानून को implement कराता, लागू कराता है. This includes the head of the state, who may be a president, a prime minister, or a chief minister. तो इसमें कौन कौन आते हैं? Head of the state आते हैं. यहाँ state का मतलब है कंट्री या सरकार से है. एंड कौन हो सकता है? ये प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं. और साथ में कौन है? द मिनिस्टर्स एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर. और साथ ही साथ में मिनिस्टर्स और दूसरी एजेंसीज होते हैं, जैसे पुलिस, जो इन कानून मैंने एनफोर्स करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर. सो दिस वाज द सेकेंड ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव. थर्ड क्या है? जुडिशियरी. The judiciary is a system of courts which decides whether someone has broken the law, and if so, what course of action should be taken, including punishment if necessary. The third organ is the judiciary. तो जुडिशरी में क्या आता है? जुडिशरी में आते हैं सारे कोर्ट्स हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे उसी में आते हैं. एंड वो क्या तय करती है कि अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, पहले तो जानेगी कि तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है. अगर तोड़ा है तो क्या एक्शन लिया जाए, क्या पनिशमेंट उसे दिया जाए, ये सुनिश्चित करती है. समटाइम्स इट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट, और वेदर ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज वेल कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल. साथ ही साथ में ये भी देखती है कि एग्जीक्यूटिव जो अपना काम जो डिसाइड किया है, उनका काम सही है कि नहीं, उनका डिसीजन सही है कि नहीं, ये भी तय करती है जुडिशरी. और लेजिस्लेचर यानी जिन्होंने कानून बनाया है, क्या वो सही है, फेयर है, सबके लिए है, सही बैठता है कि नहीं, ये भी तय करती है जुडिशरी. तो अब हमने सीखा कि 3 ऑर्गन्स है, 3 अंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. In a good system of governance, these 3 organs must be kept separate, although they interact with each other and work together. और किसी भी अच्छे शासन में क्या होता है? इन तीनों अंगों को अलग अलग रखा जाता है. हालांकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, एंड एक साथ काम करते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग रखा गया है. एंड दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स. और ये अलग अलग रखना इन अंगों को, इसे ही कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स. इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो ये क्यों किया गया, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया? ताकि इससे आप एक दूसरे पर नजर रख सके, निगरानी रख सके, चेक कर सके, और सब कुछ बैलेंस में बना रहे. दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज doing and restore balance if one organ acts beyond its expected role. तो इससे क्या है कि तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखेगी, चेक करेगी, और ये भी देखेगी कि क्या अगला जो है वो कहीं अपना खुद का सीमित दायरे से बाहर कुछ अलग तो नहीं कर रहा है, अपने एक्सपेक्टेड रोल से ज्यादा तो नहीं कर रहा है. अगर ऐसा है तो एक बैलेंस बनाने में ये काम आती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं व्हाट आर द 3 लेवल्स. 3 जो टियर्स है, 3 लेवल्स क्या क्या है. एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स एट द लीस्ट. तो सबसे कम 2 लेवल पर तो हर सरकार काम करती है, एक लोकल एंड नेशनल. इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शंस एट 3 लेवल्स और टियर्स. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, यहाँ में 3 लेवल्स है, 3 टियर्स है, लोकल, स्टेट और रीजनल एंड नेशनल. पहला है लोकल, दूसरा है स्टेट या रीजनल, एंड तीसरा है नेशनल लेवल पर. इसे यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं या सेंट्रल. ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स. और सबका काम जो है ना अलग अलग है, सब अलग अलग मैटर पर डिसीजन लेते हैं. To use a comparison, if a bulb in your home is not lighting up, you will first check the bulb, switch, fuse, etc. तो यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है कि कैसे 3 लेवल है. बोला जा रहा है कि अगर आपके घर में कोई बल्ब नहीं जल रहा है तो पहले आप चेक करोगे कि मेरा बल्ब ठीक है कि नहीं, स्विच ठीक है कि नहीं, फ्यूज ठीक है कि नहीं.
If that does not work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to the electricity board and file a complaint. और उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा कि आप इलेक्ट्रिशियन की मदद लेंगे, और अगर वो भी जांच करके देखता है कि नहीं नहीं आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्दर आपको जाना पड़ेगा अगले लेवल पर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और वहां जाके कंप्लेन करना होगा. दीज आर ऑल्सो 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम. तो यहाँ देखा कि एक प्रॉब्लम के लिए आप 3 लेवल्स पे आपको काम करना पड़ा. बल्ब नहीं जला तो पहले आप घर में ही देखें, मैंने बल्ब को देखा, स्विच को देखा, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में आप इलेक्ट्रिशियन के पास गए, उससे भी नहीं हुआ तो आप फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गए. इसी तरह इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. Imagine that following heavy rain for a few days there is a flood in a part of a district. तो इस तरह से इंडिया में हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ आपको दिख रहा है पिरामिड में, स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, या यूनियन गवर्नमेंट भी उसे कहा जाता है. और वो कहा गया कि हाँ, अगर आप इमेजिन करिए कि आपके यहाँ बहुत बारिश हुई है, कुछ दिनों तक तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गया कुछ जिलों में. If it is not too severe, the local authorities may be able to deal with it. और अगर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी आपदा नहीं है, तो मे बी जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो लोकल लोग हैं, वही इसको डील कर सकते हैं. इफ़ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स एंड मेनी विलेजेस, लेकिन ऐसा है कि उसका दायरा थोड़ा और बड़ा है, बहुत सारे गांव आ गए, बहुत सारे छोटे छोटे शहर आ गए हैं, तब state government will step in and send rescue teams to help affected people. तब state government मदद के लिए उतरेगी और rescue team को भेजेगी कि आप लोगों को, वहाँ से affected लोगों को बचाएं. But if it is a massive flood affecting vast areas, लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, एक दो जिला नहीं, काफ़ी बहुत सारे एरिया में आपका बहुत ही विशाल दायरे में फैला हुआ है बाढ़, तब जो स्टेट गवर्नमेंट के मदद से भी नहीं होगा, वहां में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, द आर्मी एटसेट्रा. दीज आर द 3 लेवल्स अगेन. तो इस तरह से दिखाया गया है कि कैसे काम करती है 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट. द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड्स अ समरी, अ जनरल फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स 3 organs at the national and state level. यहाँ एक नीचे नेक्स्ट पेज में there is a chart given here, and यहाँ में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग लेवल पर अलग अलग ऑर्गन्स काम करती है. जैसे पहला है जुडिशियरी. अगर सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करती है, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट काम करती है. दूसरा ऑर्गन था लेजिस्लेचर. नेशनल लेवल पे यहाँ में 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड उनका काम है लॉज बनाना नेशनल लेवल पर. और स्टेट लेवल पे विधानसभा है. एंड उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव में आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसको लीड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें नॉमिनल हेड भी कहा जाता है. एंड प्रेसिडेंट ही होते हैं द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, और प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव हेड है. याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, नाम मात्र के लिए. नॉमिनल मीन्स फॉर द नेम सेक, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है. उसी तरह आप जब स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड है, एंड चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है. अब फंक्शन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में? एग्जीक्यूटिव्स का फंक्शन, उसमें किस किस को कंट्रोल करते हैं? डिफेंस है उनके अंडर, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है, कम्युनिकेशंस, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, ऑल दिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. इस पर कानून बना सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है? पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, adaptation and implementation of the laws made by the central government at the state level. जो लॉ बनाया गया उसे इम्प्लीमेंट कराना स्टेट लेवल पे, वो उनका काम है. पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल गवर्नमेंट का सारा, इस पर ध्यान देना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल का काम है. अब यहाँ एक महान हस्ती का पिक्चर है.
इनको को परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं इन्हें। ही इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931. Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist nicknamed the Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. तो इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और ये बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट है जिनका निक नेम दिया गया था जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में, और उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के कारण उन्हें यह नाम दिया गया। डॉक्टर APJ Abdul Kalam served as the 11th president of India from 2002 to 2007. 2002 से 7 तक वो 11वें प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। Despite his high status, he remained deeply connected to the people and the youth in particular through his passion for good education and innovation. इतने बड़े स्टेटस के होते हुए भी वो बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए थे एंड खास करके युवा पीढ़ी के लिए बहुत सोचते थे, उनके एजुकेशन और उस पर और इनोवेशंस के लिए वो उनका बहुत ही योगदान है। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विद हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉजेज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। और वो बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं अपने अलग अलग कॉजेज के कारण, अपने कमिटमेंट देश के प्रति उनके समर्पण के कारण, डेडिकेशन के कारण। ही टायरलेसली एनकरेज्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। एंड वो हमेशा युवा वर्ग को प्रोत्साहित करते थे, एनकरेज करते थे कि आप सपना देखो, बड़ा सपना देखो एंड अपना गोल को, लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करो, यही उनका कहना था। डॉक्टर कलाम showed that even though his position as president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives. अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनका कहना था कि हालांकि मैं नॉमिनल हेड हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत सारा कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करे, अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। यहाँ में लेट अस मेडिटेट ऑन अ फ्यू ऑफ हिज इंस्पायरिंग थॉट्स। इनके कुछ थॉट्स है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। जैसे फर्स्ट है, look at the sky, we are not alone, the whole universe is friendly to us and conspire only to give the best to those who dream and work. तो उन्होंने कहा था कि देखिए आसमान की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, है ना, पूरा ब्रह्मांड जो है वो इस पर लगा हुआ है कि आपके लिए अच्छा हो, आप जो ड्रीम देख रहे हैं वो पूरा हो, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। उनका कहना है कि अगर आपका मिशन को आपको पूरा करना है, आपको गोल अपना अचीव करना है, तो आपको पूरा डेडिकेटेड, पूरा डेडिकेशन का मुझे हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप पूरा सिंगल माइंडेड, माना आपका पूरा फोकस उसमें ही होना चाहिए, लक्ष्य की ओर। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल में FAIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उनका कहना था फेल शब्द जो है उसका अर्थ, उससे आपको गिव अप नहीं करना है, निराश नहीं होना है। उनका कहना था कि फेल का अर्थ हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये तो पहला कदम है सीखने का। एंड इज नॉट द एंड, और अंत जो है END इज नॉट द एंड। END का अर्थ होता है एफर्ट नेवर डाइज, है ना, आप अगर कोशिश कर रहे हो तो वो कभी नहीं मरता है। इफ यू गेट नो इन एन आंसर, रिमेंबर NO मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स बी पॉजिटिव। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बातें करते थे। उनका कहना था ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता है। इफ 4 things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved. उनका कहना था कि अगर आप 4 चीज को फॉलो करोगे ना तो आप अपना सब कुछ जीवन में पा सकते हो। पहला क्या है? हैविंग अ ग्रेट एम, जो सपना है, एम, लक्ष्य बड़ा रखो, अच्छा रखो। एक्वायरिंग नॉलेज, आप नॉलेज गेन करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। हार्ड वर्क,
मेहनत करिए एंड परसेवरेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप लगे रहो, कोशिश करते रहो, निरंतर कोशिश करते रहना, है ना, तो आप सब कुछ पा सकते हो। तो बहुत अच्छा थॉट्स था। तो लेट अस मूव अहेड। आगे है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हमने पढ़ा था आगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी। और ज़्यादातर सभी देशों में शासन के लिए इसी का इस्तेमाल हुआ। आप रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और इसे ही कहा गया है डेमोक्रेसी। The word democracy comes from two Greek words. Demos meaning people and kratos meaning rule or power. So democracy literally means the rule of people. तो democracy शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से आया है। इसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं। इसका डेमोस का अर्थ होता है लोग, पीपल, एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल, नियम या पावर। सो डेमोक्रेसी का अगर पूरा कुल मिला के देखें तो रूल ऑफ द पीपल, लोगों का रूल, माने ये लोगों का शासन है लोकतंत्र। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? तो क्या सभी लोग रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इमेजिन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ योर स्कूल्स प्रिंसिपल। समझिए कि आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम है और उसे वो आप प्रिंसिपल के पास में आप पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमारा ये समस्या है। तो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम और विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और परहैप्स you'd like to propose certain date or a field trip। तो हो सकता है कि क्लासरूम में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी रह गई हो, या कोई फील्ड ट्रिप के लिए आप कोई डेट प्रपोज करना चाहते हो। तो इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल। तो ऐसा नहीं होगा ना कि विल द एंटायर क्लास गो टू द प्रिंसिपल। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा क्लास उठ के चला जाएगा प्रिंसिपल के पास, बिल्कुल भी नहीं। इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकली, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। इन मेनी स्कूल्स क्लासेस हैव क्लास मॉनिटर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव whom the whole class elected। तो ऐसे में क्या होगा कि हर क्लास में एक क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे इलेक्ट करके चुना गया है। इवन इफ देर इज नन, वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सेलेक्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। अगर हाँ ऐसा है कि नहीं क्लास में आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हो, किसी एक को आप चुन सकते हो इस काम के लिए। इट विल बी एनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल। और ये काफी होगा कि आप अपने चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजो प्रिंसिपल के पास कि भाई जाओ भाई बात करिए इस बारे में। इसी तरह इन द सेम it is the same principle at the state or national levels. Through elections, people vote for representatives who will be elected members of their रेस्पेक्टिव असेंबलीज। तो इसी तरह नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में भी हम इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। एंड ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे असेंबली को रिप्रेजेंट करता है। हर असेंबली से एक चुन के जाता है। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए एट द स्टेट लेवल। अगर आप स्टेट लेवल में किसी को आप अपने असेंबली से चुन के भेजें तो उसे आप एमएलए कहोगे, और अगर नेशनल लेवल में भेजा जाएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी एट द नेशनल लेवल, उसे आप एमपी कहोगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी विधानसभा में आप भेजते हो एमएलए को और पार्लियामेंट में भेजते हो एमपी को। ऑल दिस मेंबर्स डिस्कस लॉस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन द असेंबली। और ये सारे जिन्हें भी आप मेंबर्स, हर असेंबली से आपने जो जिनको भी चुन के भेजा है, वो नए कानून को डिस्कस करेगी असेंबली में जाके, और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगी और उसका सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करेगी। एंड थ्रू डायलॉग एंड डिबेट, और वहाँ में चर्चा या डिबेट करके दे ट्राई टू कन्विंस ईच अदर वेन एवर देर आर डिफरेंट ओपिनियंस। और अगर अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो तो इस बारे में कि सबका एक कॉमन एक राय निकल के आए कि भाई हल क्या हो, तो इस बारे में डिबेट हो सकता है, चर्चा हो सकती है, और फाइनली कोई डिसीजन लिया जाता है। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जिस तरह कोई दूसरा मॉडर्न डेमोक्रेसी होता है उसी तरह इंडिया का भी है। और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हम इलेक्ट करके किसी को भेजते हैं अपने तरफ से। It is also the world's largest democracy with 970 million voters in 2024।
और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। यहाँ 970 वोटर्स थे 2024 के इलेक्शंस में। In principle, all Indian citizens above 18 years of age have the right to participate in these elections. अब कौन वोट कर सकता है इंडिया में? इंडिया में जो भी 18 साल से ऊपर है, इंडिया का नागरिक है, सिटीजन है, वो वोट कर सकता है। Imagine that your class is planning to go for a picnic. There are two possible places A and B. समझिए, आप ही के क्लास में आपने डिसाइड किया है पिकनिक जाना है और दो जगह का ऑप्शन है, एक ऑप्शन A एंड दूसरा B. The class discusses the pros and cons, distance, time, cost, availability of basic facilities, etc. और क्लास तय करती है प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि इसके अच्छाई बुराई दोनों विषय पर चर्चा हो रही है। कितना दूर है, कितना खर्चा पड़ेगा, कितना समय लगेगा, वहाँ में क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, इन सारे बारे में चर्चा करिए। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट ए डिसीजन, और बहुत मुश्किल हो जा रहा है भाई क्या डिसाइड करें, है ना। सो योर टीचर डिसाइड्स दैट वोटिंग कॉल्स वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो टीचर ने फाइनली डिसाइड किया कि भाई ऐसा तो नहीं बनेगा बात, वोटिंग करा लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ क्लास ए रेज देयर हैंड्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ क्लास बी रेज देयर हैंड्स। टीचर ने कहा भाई प्लेस ए में कौन जाना चाहता है, हाथ उठाइए, तो लोगों ने हाथ उठाया। फिर पूछा गया कि बी में कौन जाना चाहता है, तो अगेन बी वाले जिनको बी पसंद है उन्होंने हाथ उठाया। द डिसीजन इज टेकन बाय whichever option gets a larger number of raised hands. तो अब काउंट किया गया है कि ऑप्शन ए के लिए ज्यादा हैंड रेज हुए थे कि ऑप्शन बी के लिए, एंड डिसाइड किया जाएगा। तो दिस डेमोक्रेसी इज कॉल्ड वोटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग, और इस प्रोसेस को वोटिंग कहते हैं। एंड दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन was taken to finalize the place। और इसे इस तरह के डेमोक्रेसी जहां सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं, जहां सारे लोग मिल के वोट करके डायरेक्टली डिसाइड करते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये इतने बड़े पॉपुलेशन जैसे पूरा इंडिया, अब पूरे इंडिया में ऐसा हमें कौन क्या चाहता है हाथ उठा के पॉसिबल नहीं होगा। ये कहाँ में पॉसिबल है, छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे ग्रुप में कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी सही रहता है। The term grassroots democracy refers to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens. The base of the pyramid we saw in figure 10.4 on the page 155. तो एक मिनट 155 में जाते हैं। हाँ, तो इसका जो बेस है, ये जो पिरामिड है, यहाँ बात हो रहा है कि जो पिरामिड में सभी जगह में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सिटीजन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, इसी के बारे में, जो सबसे लोअर लेवल पर है कि सारे सिटीजन्स हैव द से इन डिसीजंस विच अफेक्ट देम। तो यहाँ हमारे जैसे डेमोक्रेसी, यहाँ में सारे लोगों का मत का ध्यान रखा गया है, सब अपने वोट से रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और भेजते हैं, यानी कि सबका वोट का मायने है, सबका वोट का इम्पोर्टेंस है। वी विल स्टडी मोर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 chapters एंड ऑल्सो इन लेटर ग्रेड्स एंड हायर क्लासेस में अगेन हम इस इंडियन डेमोक्रेसी के अलग अलग फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और अगले 2 chapters में भी हम पढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट था, आगे और 2 पार्ट्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट this chapter. So thank you and have a good day.